Welcome to my channel. Today we start the chapter making of the constitution. In the previous chapter we already covered the historical background of the constitution. So let's begin with this chapter. Making of the constitution mean constitution कैसे बनाया गया, कैसे बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में है. फर्स्ट क्या था, डिमांड. पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए डिमांड तो होनी चाहिए ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है करके, इस चीज़ की डिमांड. तो डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने था? मैनी ऑफ अस हैज़ द क्या कहते हैं, मिथ कि कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया. दैट इज़ नॉट द ट्रू फैक्ट. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द भीमराव अम्बेडकर इज़ द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जिनने सारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, बट उनने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, दैट इज़ नॉट द केस. ठीक है. So it was in 1934 that the idea of Constitution Assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy, a prisoner of communist movement in India. So कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? जब जो वर्ल्ड वार थी 1939 में, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई थी जो कि चली थी 1945 तक. उसके बीच में द ब्रिटिशर्स हैज़ एग्रीड टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. सो इन 1934 द डिमांड इज़ पुट फॉरवर्ड बाय द M.N. रॉय. ये जेल में थे बिकॉज ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट दैट ही हैड स्टार्टेड. In 1935, the Indian National Congress was the first time officially demand a constituent assembly to frame the Constitution of India. So M.N. Roy is not declared officially to frame a constitution. He just give an idea or a thought to put forward. But in 1935, the Indian National Congress, the main party at that time, has officially demanded the Constituent Assembly for the making of Constitution of India. In 1938, Jawaharlal Nehru, on behalf of INC, declared that the Constitution of Free India must be framed without outside interference by the Constituent Assembly elected on the basis of adult franchise. So we all know the first Prime Minister of independent India is Jawaharlal Nehru. So in 1938, on behalf of INC, means Indian National Congress, he demanded to form Constitution of India without outside interference. In the means is without any interference of British or Portuguese or French, means no other outside interference. कोई भी इंडिया के बाहर का कोई भी नहीं होना चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में. एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है. द डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. in what is known as अगस्त ऑफर ऑफ 1940. तो व्हाट आई एम सेड इज़, देखो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई थी एंड ब्रिटिश एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ फॉर फॉर्मिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1940. मतलब वर्ल्ड वार के एक साल बाद ब्रिटिशर्स थॉट कि हमें ज़रूरत पड़ेगी इंडियंस की, तो वी हैव टू टेक दिस सपोर्ट, तो हमें भी उनको कुछ फेवर देना पड़ेगा. सो उनने क्या सोचा कि हम वर्ल्ड वार सेकेंड में उनको अपना सपोर्ट लेने के लिए उनको हम फेवर कर देते हैं, बोल देते हैं क्या हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे. बट हमारे जो उस टाइम के जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो कितने ज़्यादा दिमागदार थे ये भी देखना. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर दिया, फाइनली एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय इन 1940 विच इज़ नोन एज अगस्त ऑफर. ठीक है. In 1942, Sir Stafford Cripps, a member of cabinet, came to India with a draft proposal of the British government on the framing of independent constitution to be adopted after the World War II. तो 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं होते, वो थे वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर. ही केम टू इंडिया विद अ ड्राफ्ट प्रपोजल एंड द प्रपोजल वॉज कि हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, इंडिपेंडेंट इंडिया कर देंगे जब हमारी वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो जाएगी. अभी देखना, टू बी अडॉप्टेड द क्रिप्स प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग. द मुस्लिम लीग रिजेक्टेड दैट प्रपोजल
which wanted India to be divided two autonomous states, two separate constituent assembly. Finally, the cabinet mission was sent to India. While it rejected the idea of two constituent assembly, it put forth a scheme of constituent assembly which more or less satisfied the Muslim League. सो जो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो आए थे उनका तो जो प्रपोज़ल था वो रिजेक्ट कर दिया था, और बहुत सही बात थी, क्योंकि उनने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो जब हमारी वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म हो जाएगी तब बनाएंगे हम इंडिपेंडेंट इंडिया का. बट द नॉट ओनली यहाँ पे मुस्लिम लीग का कहा है, बट आईएनसी जो थी उस टाइम पे महात्मा गांधी, उन सब ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि भाई कब तक वार चलेगी, नो वन नोज़. इफ़ द वार स्टार्टेड नो वन नोज़ हाउ मच टाइम दैट विल एंडेड. सो इसलिए, और फिर उसके बाद ऐसा कुछ फिक्स नहीं था ना, उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी थी ना कि हम बना ही देंगे, मे बी वो बाद में मुकर जाएं. तो इस वजह से उधर ना मुस्लिम लीग एक्सेप्ट दैट एंड ना हिंदू जो लोग थे उनने एक्सेप्ट किया. फिर उसके बाद जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें जो आइडिया मुस्लिम लीग ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया. द रीज़न बिहाइंड इज़ दे वांट टू ऑटोनोमस स्टेट्स, that is India or Pakistan, but that idea was rejected by the Britishers, and the cabinet mission plan is came to India, in which only one constituent assembly was formed for making of constitution. For fairly or unfairly Muslim League was dissatisfied, but satisfied means कि हम ये चीज़ मानने को तैयार है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना लो, ठीक है. कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब जब ये चीज़ एग्री हो गई कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हो, और यहाँ पे वार चल रही है, ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे हैं कि उनका इंडियंस का सपोर्ट मिल जाए उस वार में, तो वो जो भी इंडियंस कह रहे हैं दे जस्ट एग्री ऑन देम, ठीक है. तो एग्री करते हैं. द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान. तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने का काम शुरू हो गया नवंबर 1946 में. किस मिशन के दौरान? कैबिनेट मिशन प्लान के दौरान. अब इसके अंदर था क्या? द फीचर ऑफ द स्कीम वर द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 389. तो जितने भी लोग थे वहाँ पे, जो मेन लीडर्स नहीं होते, तो ठीक वैसे ही वहाँ पे 389 लोग उस के अंदर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर थे. आउट ऑफ दिस 296 सीट्स आर अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया मीन्स द इंडिया विच इज़ टुडे. तो उसके अंदर जो सीट्स थी वो 296 थी. उस टाइम ब्रिटिशर्स का अभी भी क्या कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस था इंडिया पे, इसलिए उसका नाम था ब्रिटिश इंडिया. लेटर ऑन इट ओनली बिकम एन इंडिया. allotted by the British India, and 93 princely states, the states which is now जो उस टाइम पे भी किसके कंट्रोल में थे, राजा महाराजा के कंट्रोल में थे, वो थे प्रिंसली स्टेट. उनकी 93 सीट्स थी. आउट ऑफ 296 सीट्स अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया, 292 members were to be drawn from the 11 governors provisions and 4 from the chief commissioners provisions, one from each. क्या हुआ, जो 296 सीट्स अलॉट की गई थी उसमें से 292 मेंबर्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर्स प्रोविजंस. अच्छा जो इसमें से 4 बच गए ना, वो कौन लोग थे? वो थे चीफ कमिश्नर प्रोविजंस, यानी कि किसी प्रोविजंस में 4 चीफ कमिश्नर्स जो थे वो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे. बाकी जो 292 लोग थे वो 11 गवर्नर और प्रोविजन से लोग क्या हुए, सेलेक्ट होकर आए थे. मतलब कैसे था, जैसे इंडिया है ये, तो इंडिया को ना अलग अलग एक प्रोविज़न में बांट दिया गया था. मतलब इंडिया के हिस्से इन द सेंस कि जैसे कि ये एक प्रोविज़न है, ये एक प्रोविज़न है, ये एक प्रोविज़न है, तो ऐसे बांट दिया गया था. तो 292 तो वहाँ से लोग सेलेक्ट होकर आए थे, और जो 4 थे वो चीफ कमिश्नर थे. प्रोविजंस के अंदर जो होते चीफ कमिश्नर वो थे. ईच प्रोविजन एंड प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट इन केस ऑफ स्मॉल स्टेट वर अलॉटेड सीट इन प्रपोर्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन. सो जितने स्टेट में जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वो क्या कर दिया कि सीट बांट दी गई थी. रफली 1 सीट वर टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन, यानी कि फॉर 10
1000 पीपल्स 1 सीट्स आर अलॉटेड, तो अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है तो 10,000 लोगों को एक सीट दी जा रही है, बाकी के 10,000 को एक सीट दी जा रही है, बाकी के 10,000 को एक सीट दी जा रही है. Seats allotted to each British provisions were to be divided among the 3 principal community. देखो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात चल रही है, जो कि हमने पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखा था. जितने भी चार्टर एक्ट आए थे, GOI एक्ट आए थे, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी. तो यहाँ पे भी कैसे है कि जो ब्रिटिश प्रोविजंस जो इंडिया को बांटा हुआ था अलग अलग हिस्सों में, उसमें क्या कहते हैं, 3 तरह की कम्युनिटी बेसिकली मुस्लिम्स थे, सिख थे और जनरल थे. जो कि जनरल में कौन आ गए, मुस्लिम्स और सिख्स नहीं, एक्सेप्ट मतलब इनके अलावा मीन्स हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, ये सब जितने भी थे, अगर मतलब अपने इंडिया में जो भी और अलग कम्युनिटी थी वो सब किस में आ गई, जनरल में आ गई. बाकी मुस्लिम और सिख्स और जनरल के हिसाब से दे डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश प्रोविजन, और किसके बेसिस पे, उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे उनको सीट अलॉट की गई थी. The representatives of each community were to be elected by members of the community in the provincial legislative assembly, and voting was to be by the method of proportional representation by means of single transferable vote. तो जितने भी लोग सेलेक्ट होकर आए थे हर एक कम्युनिटी से, दे आर इलेक्टेड मेंबर्स एंड इलेक्टेड बाय द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली. मतलब लोगों ने उनको चुन के भेजा था, और जो कि वो चुन के कैसे आए थे, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम था, जिसको हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ये तुम आगे पढ़ोगे क्या होता है, वरना 11th की बुक में भी तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगी. तो यू कैन जस्ट गो थ्रू बाय द रीडिंग. और बाकी जब ये आगे आएगी चैप्टर्स में, दैट आई विल मेक इट क्लियर. The representatives of the princely state were to be nominated by the head of the princely states. ओके तो जो भी प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, दे आर किंग, मतलब कि वो लोग किंग थे, और वही लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे. मतलब किंग लोग जो किंग थे उसके राजा महाराजा के क्षेत्र में, मतलब प्रिंसली स्टेट कौन सा, जो राजा महाराजा उसको कंट्रोल कर रहे होंगे, तो वही राजा महाराजा आ गए थे इलेक्ट होके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर. It is thus clear that the Constituent Assembly was to be partly elected and partly nominated. तो इट्स नॉट कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज़ कम्प्लीटली इलेक्टेड. सम आर नॉमिनेटेड मीन्स जस्ट लाइक प्रिंसली स्टेट, दे आर नॉमिनेटेड, मतलब वो राजा थे तो वही आ गए, ठीक है. तो दे आर नॉमिनेटेड मेंबर, और कुछ इलेक्टेड होके आ रहे थे. देखो यहाँ पे जैसे ये अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, तो वो अपने कम्युनिटी से किसी एक को भेज रहे थे. ऐसे ही प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल से जो उसको भेजना चाह रहे थे, इलेक्ट होके आ रहा था, वो उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेज रहे थे. तो दैट इज़ द मीन इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज़ पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी. Moreover, the members were to be indirectly elected by the member of the provisional assembly, whom themselves were elected on limited franchise. Moreover, the members were to be indirectly elected by the member of the provisional assemblies, whom themselves are elected on a limited franchise. So they are elected on the basis of adult franchise, और दैट वाज नॉट द नेम, दैट इज़ फ्रेंचाइज के बेसिस पे वो लोग क्या हो रहे थे, नहीं हाँ, अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे वो क्या हो रहे थे, इलेक्ट होकर आ रहे थे. ओके, लेट्स मूव. द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई और अगस्त के बीच में इलेक्शन हो गए थे 1946 में. द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन, कितनी सीट उनको मिली थी, 208 सीट वॉन बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, 73 बाय द मुस्लिम लीग, एंड स्मॉल पार्टीज और इंडिपेंडेंट ग्रुप्स जो होते हैं बच गए, उनको मिली थी 15 सीट. कितनों में से, 296 सीट्स थी, ठीक है. उसमें से However, the 93 seats allotted to the princely state were not filled as they decided to stay away from the constituent assembly. अच्छा, जो 93 सीट्स बच गई, मतलब कैसे कि 290 सीट्स अलॉटेड थी, उसमें से जो 208 थी वो INC के पास थी,
73 वो मुस्लिम लीग के पास थी, 15 सीट इंडिपेंडेंट ग्रुप थे उनके पास थी, और जो 93 बच गई दे आर प्रिंसली स्टेट, तो दे डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सो दे आर अवे फ्रॉम दैट. Although the Constituent Assembly was not directly elected by the people of India on the basis of adult franchise, the Assembly comprises representative of all sections of Hindu society. So, as we know, the Constituent Assembly is not directly elected by the people of India on the basis of adult franchise. But all the section of the India, मतलब इंडिया के अंदर जितने भी सेक्शन थे, they are included in that on that assembly. मतलब हर किसी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव थे उस असेंबली में. हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, SC ST, इंक्लूडिंग वुमेन. The assembly include all important personalities of India at that time, with exception of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi were not included in Constituent Assembly. ठीक है. बाकी सारे सेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव थे. वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैसे, मतलब कैसे कैसे उसका प्रोसेस था, कैसे बनी ये हमने देख लिया, उसमें कौन थे वो हमने देख लिया. अब जब बन गया, पूरा ढांचा तैयार हो गया, नाउ इट्स टाइम टू डू वर्क. तो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946. So December 9, 1946, so the first meeting of assembly held. The Muslim League boycotted the meeting and insisting on a separate state of Pakistan. So from the starting, Muslim wants a separate state of known as Pakistan. So from the first meeting they boycotted that and instated, यानी कि जोर लगा रहे थे कि हमें एक पाकिस्तान एक अलग स्टेट मिल जाए. The meeting was thus attended by only 211 members. Okay. Dr. Sachinanand Sinha, the oldest member, were elected as a temporary president. क्या होता है कि जो असेंबली में सबसे ज़्यादा बुढ़ा इंसान होता है उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है. ये जो प्रथा है, ये जो प्रोसेस है, ये फ्रेंच में होता है. इसलिए फ्रेंच प्रैक्टिस को हमने क्या कर दिया, अब भाई स्टार्टिंग की मीटिंग है, अब स्टार्टिंग में कौन क्या बनेगा एकदम फर्स्टली जाके तो डिसाइड नहीं कर दोगे ना कि जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी दे बिकम अ गुड मेंबर. दैट इज़ नॉट द केस ना. तो क्या किया है, जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, he was the oldest man in the assembly, so he is appointed as a temporary, not the permanent, temporary president until or unless a new president is not elected. This practice is followed in the French, so we also do it. We मतलब जो उस टाइम के लोग थे. Later, Dr. Rajendra Prasad was elected as Prime Minister of the Assembly. So the permanent, not the permanent, but at that time the permanent president was the Dr. Rajendra Prasad. S.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari is the vice president of the assembly, and the other word, the assembly has 2 vice presidents. ठीक है. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ये हम कह सकते हैं कि एक क्या कहते हैं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अभी हमारे पास अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी समरी टाइप है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन. December 13, 1946, Jawaharlal Nehru moved the historic objective resolution in the assembly. Who put forth this is Jawaharlal Nehru. It laid down the fundamental and philosophy of the constitutional structure. It read, what is in the constitution, in the objective resolution is, this constituent assembly declare its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign republic and to draw for her future governance a constitution. तो ये हमने वर्ड देखे अभी भी अपने, अगर आप प्रेम्बल में देखो तो सोलेमन, फर्म, ये सब इसमें है अभी भी. तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिक्लेयर्स अटल, मतलब फर्म में अटल, एंड सोलेमन मीन्स गंभीर, रिजॉल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक टू ड्रॉ अप हर फ्यूचर गवर्नेंस अ कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन
असेंबली कहती है, डिक्लेयर करती है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडिया है वो इंडिपेंडेंट है, सोवरेन है, रिपब्लिक है और फॉर द फ्यूचर गवर्नेंस, मतलब आगे अब जितनी भी हमारे शासन रहेगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट सोवरेन होगा, रिपब्लिक होगा, उस पर किसी भी तरह का कोई भी बाहर के जो लोग होते हैं उसका कोई अधिकार नहीं होगा, रिपब्लिक होगा सबसे बड़ी बात, ठीक है। वेयर इन, जिसमें द टेरिटरी दैट नाउ comprises British India, the territory that now from the Indian state and such other part of India are outside India, and the state as well as other territories are willing to be constituted into independent sovereign India shall be a union of them। जो भी थे, मतलब जो ब्रिटिश इंडिया जो हम कह रहे थे उस टाइम पे, ब्रिटिश इंडिया हो गया और अपना इंडियन टेरिटरी होगी, इंडियन स्टेट होगा, मतलब जो भी थे वो सब क्या थे, यूनियन थे, मतलब वो सब किसके अंदर आते हैं, इंडिया के अंदर आते हैं। अब इंडिया बटा हुआ नहीं है, इंडिया इज़ अ वन कंट्री एंड विच इज़ ऑल ऑफ देम आर यूनियन, ठीक है, वो एक हो गया। वेयर इन, जिसमें कि दिस सेट टेरिटरी वेदर विद द प्रेजेंट बाउंड्रीज और विद सच अदर एज मे बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देयर आफ्टर, फिर अकॉर्डिंग to the law of the constitution shall possess and retain the status of autonomous unit together with residuary power and exercise all powers and functions of the government and administration save and except such power and functions as are vested in or assigned to the union or as or inherited or impelled in the union or resulting their form एंड। तो काफ़ी बड़ा हो गया, सो लेट्स ब्रेक इनटू स्मॉल लाइंस। वेयर इन, जिसमें कि द सेट टेरिटरीज, जो भी टेरिटरी है, वेदर विद देयर प्रेजेंट बाउंड्री, जो उनकी अभी की बाउंड्रीज हैं, और विद सच एज मे बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और वो बाउंड्री जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपनी बता रही हैं, एंड देयर आफ्टर, फिर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ के अकॉर्डिंग यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, शेल पोजेस यानी कि काबू करना, एंड रिटेन यानी कि बनाया करना, सो क्या कहते हैं, डिटरमाइन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब जो भी टेरिटरी है अभी प्रेजेंट में अपने इंडिया की, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बता रही है, या फिर कहते हैं दृढ़ निश्चय वाला, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा कि अपनी इंडिया की बाउंड्री है जितनी, मतलब सीधी सी बात है, जो भी अपने इंडिया की बाउंड्री है वो क्या करेगी, काबू करना, पोजेस यानी कि काबू करना, और रिटेन यानी कि बनाया करना द स्टेटस ऑफ ऑटोनोमस यूनिट, यानी कि वो अपने आप को एक ऑटोनोमस यूनिट बताएगी, टुगेदर विद द रेसिड्यूरी पावर एंड एक्सरसाइज ऑल पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेव एंड एक्सेप्ट सच पावर एंड फंक्शन आर वेस्टेड इन और असाइंड, सौंपा गया टू द यूनियन और एज द इनहेरिटेंट यानी कि निहित, और इम्पेल्ड यानी कि गंभीरता इन द यूनियन और रिजल्टिंग देयर फॉर्म, मतलब सीधी सी बात है, जो भी स्टेट अपने इंडिया के अंदर आ रहे हैं, इंडियन टेरिटरी के अंदर आ रहे हैं, उनको अब गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होएगी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसकी बात मानेंगे, वो उसके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज रूल्स सब चीज़ को फॉलो करेंगे, सीधी सी बात इसमें ये है। वेयर इन ऑल है, वेयर इन ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, जितनी भी पावर और अथॉरिटी है सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, सोवरेन यानी कि ऐसी कंट्री जिसका बाहर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, यानी कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके, कोई बाहर की कंट्री या बाहर की कोई यूनिट दे डू नॉट इंटरफेयर इन देयर डिसीजंस, सो द ऑल द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर डिराइव फ्रॉम द पीपल। तो कोई भी पावर होगी, कोई भी अथॉरिटी होगी
जो गवर्नमेंट को कौन देगा, वहाँ की जनता देगी। मतलब कि अपने अभी भी कैसे होता है कि 5 साल के लिए गवर्नमेंट बनती है, अगर वो गवर्नमेंट पसंद नहीं आती तो जनता क्या करती है, उसको अगले इलेक्शन में नहीं जीतने देती। तो जो भी ये पावर है, जो भी ये अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट बनेगी, उसके जितने पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं ऑफ गवर्नमेंट आर डिराइव फ्रॉम द पीपल। और जो भी हैं वो किससे ड्राइव होंगे, लोगों से ड्राइव होंगे। Wherein shall be granted and secured to all the people of Indian justice, social, economic, political। सब लोगों को किस चीज़ का जस्टिस होगा, सोशल जस्टिस होगा, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस दिया जाएगा। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ। मतलब हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और फ्रीडम ऑफ थॉट्स होंगे, एक्सप्रेशन होंगे, बिलीफ होंगे, फेथ होगा, वर्शिप होगा, वोकेशन होगा, एसोसिएशन होगा, एक्शन होगा, सब्जेक्ट और टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। मतलब until or unless the action is not harmful to the others, that you can do freely, you have the opportunity to do that। ठीक है। Wherein adequate safeguards shall be provided for minorities, backward and tribal areas and depressed and other backward classes। The reservation that we are today's know that कि इधर क्या बोला, जो एडवोकेट सेफगार्ड्स है, मतलब जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो SC STs हैं, ओबीसीज तो इधर नहीं है, पर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, यानी कि SCs हो गई, ट्राइबल लोग हो गए, जो माइनॉरिटीज़ और भी अगर होंगी तो उनको क्या किया जाएगा, थोड़ा सेफ गार्ड दिया जाएगा, ताकि ते एक बैलेंस हो जाए, मतलब वो पिछड़े ना रह जाएं और जो जनरल हैं वो आगे ना बढ़ जाएं। तो देयर मस्ट बी अ बैलेंस टू टेक ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सो दे हैव टू प्रोवाइड सेफ गार्ड वेयर इन जिसमें shall be maintain the integrity of the territory of the republic and its sovereign right of land, sea and air according to justice and the law of civilized nation। तो इसमें क्या है कि इन अखंडता नहीं होती, वो अखंडता मेंटेन होगी अपने इंडिया की, मतलब वो रिपब्लिक रहेगा, वो सोवरेन रहेगा, ज़मीन और पानी और हवा पे हर किसी का अधिकार है, उस पर कोई कब्ज़ा नहीं होता, तो हर किसी का अधिकार है। और इस जस्टिस को अपने नेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा। द एंशिएंट लैंड अटेन्स इट्स राइटफुल एंड हॉनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड एंड मेक्स इट फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर मैनकाइंड। तो जो भी एंशिएंट लैंड है अपने, जो भी अपने एंशिएंट क्या बोलते हैं बिल्डिंग्स और जो भी महल वगैरह जो भी हैं, उन सब की डिग्निटी बरकरार रहेगी। और वो क्या करेंगे, अपने इंडिया के क्या बोलते हैं, जो कहते हैं ना 8 अजूबे लाइक दैट, कि उसमें से अपने एक ताजमहल भी है। तो वो जो डिग्निटी बनाई उस क्या कहते हैं ताजमहल ने, वो चीज़ मेंटेन रहेगी। तो जो भी पुराने स्ट्रक्चर्स हैं या फिर बिल्डिंग्स हैं, जो सब चीज़ मेंटेन रहेंगे, उनको तोड़ा फोड़ी नहीं की जाएगी। वो क्या चीज़ में कंट्रीब्यूट करेंगे, टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। मानवता को वो चीज़ क्या करेंगी, प्रमोट करेंगी। दिस रिजोल्यूशन वॉज एनोमरस अडोप्टेड बाय द असेंबली ऑन Jan 22, 1947। तो ये आया था December 13, 1946 में। तो उसके अगले साल और अगले ही महीने 22 तारीख को जनवरी की 1947 में इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया गया। इट इन्फ्लुएंस द इवेंचुअल शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऑल इट्स सब्सिक्वेंट स्टेज। इट मॉडिफाई वर्जन फॉर्म द प्रीएम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक्सेप्ट कर लिया गया। एंड ये जो चीज़ थी ना, इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक फ्रेम दिया कि हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन सब चीज़ के आधार पे बनना चाहिए। और जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसको मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्रीएम्बल कहते हैं। बिगड़ गया जी लाल मेरा कैसे गिरा रे,
सो अब राधा कृष्ण का नाम लेते हुए हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं. चेंजेस और बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट. तो जो पहले इंडिपेंडेंट एक्ट थे उसमें कुछ चेंजेस लाए गए. द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट हु हैड स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ग्रेजुअली जॉइन इट. तो जो पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर भाग रहे थे प्रिंसली स्टेट, उनने भी बाद में उसको ज्वाइन कर लिया. ऑन अप्रैल 28 1947 representatives of 6 states were part of the assembly. तो शायद से 11 प्रिंसली स्टेट थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो जितने भी प्रिंसली स्टेट थे खैर उसमें से 6 ने असेंबली को ज्वाइन कर लिया. आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंट बैटन प्लान ऑफ जून 3 1947. इस प्लान ने पूरा काम ख़राब किया. इस प्लान ने क्या किया कि कंट्री की पार्टीशन करवा दी. द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसली स्टेट टुक देयर सीट इन द असेंबली. द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनेशन आल्सो इंटर द असेंबली. तो उसके बाद क्या हुआ, एक प्लान आया था जिसमें इसमें इंडिया को 2 भागों में डिवाइड कर दिया. वन पार्ट इज़ कॉल्ड पाकिस्तान एंड अदर स्टेट इज़ नोन एज इंडिया. अदर स्टेट इज़ नोन एज एन इंडिया. सो इसका नाम जो था वो था माउंट बैटन प्लान. जून 3 1947 को आया था. खत्म हुआ नहीं हुआ तो ऐसे बोल रहा है. चल तो ये कैसे खा लिया. आती ना मोड़ रहा. The Indian Independence Act of 1947 made the following 3 stages in the position of the assembly. क्या थे? The assembly was made a fully sovereign body. The assembly is made a fully sovereign body. That word is very much important क्योंकि प्रियम्बल में भी जब आप आगे पढ़ोगे तो इस वर्ड को पहले ऐड नहीं किया था, बाद में इस वर्ड को ऐड किया गया. तो सोवरेन जो असेंबली होनी चाहिए वो फुल्ली सोवरेन होनी चाहिए. मीन्स देयर इज़ नो आउटसाइड इंटरफेरेंस इन द असेंबली which could frame any constitution it's pledged का मतलब होता है प्रशंसा. मतलब कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर रही है एक तो सोवरेन होनी चाहिए और उसमें सबके लिए प्रोविज़न होनी चाहिए. देयर इज़ नॉट द इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू और नॉट द इन्फ्लुएंस ऑफ और क्या बोलते हैं नेग्लेक्टेड द अदर रिलीजन. एवरीवन शुड हैव द रिप्रेजेंटेटिव्स. और मतलब कि जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए है वो चीज़ होनी चाहिए. देयर मस्ट बी safeguards for minorities. The could frame any constitution प्रशंसा के क्या कहते हैं प्रशंसा के साथ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होना चाहिए. द एक्ट empowered the assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India. तो जो असेंबली थी जो ये इंडिपेंडेंस एक्ट है ना इसके अंदर वो चेंज कर सकती थी. जो कि जो पहले जो एक्ट बना था इंडिपेंडेंस का वो ब्रिटिशर्स ने बनाया था. तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहती है इसे चेंज करना, उसमें कुछ मॉडिफाई करना, कुछ अल्टर करना, तो ही दे कैन डू इट. द असेंबली आल्सो बिकम अ लेजिस्लेटिव बॉडी. इन अदर वर्ड्स 2 separate functions were assigned to the assembly. That is making of the constitution for the free India and enacting of ordinary law for the country. Now here the functions of the assembly is divided into 2 parts. First the assembly can make the constitution of the free India, and second they can enact an ordinary law of the in the country which is important at that time. These 2 tasks were to be performed on separate days. Thus the assembly became the first parliament of free India, dominant legislature. तो जो पार्लियामेंट बनी थी अपनी इंडिया की वो पहली कौन थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही थी. Whenever the assembly met as the constituent body, it was chaired by Dr. Rajendra Prasad
and when it meet as legislative body it's chaired by G.V. मालवणकर। देखो जो ये अपनी असेंबली थी वो दो काम परफॉर्म कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और ऑर्डिनरी लॉ को बनाना। तो ये काम अलग अलग दिन होते थे। तो जब असेंबली एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मिलती थी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करती थी तो उसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट जब असेंबली को लॉ बनाने का काम करती थी उसके लिए जब मिलती थी तो उसके चेयरमैन कौन बन जाते थे, वो थे जी वी मालवानकर। दिस टू फंक्शन कंटिन्यू टिल नवंबर 26, 1949 व्हेन द टास्क ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओवर। तो चला जब तक चलना था यानी कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनना था ये दोनों काम चलते रहे। द मुस्लिम लीग मेंबर विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। तो जो मुस्लिम लीग थे वो उन्होंने क्या कहेंगे, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अपने आप को उनने बाहर कर लिया। कॉन्सिक्वेंटली द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली केम डाउन टू 299 एज अगेंस्ट 389 ओरिजिनली फिक्स्ड इन 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग 389 थी स्ट्रेंथ असेंबली की, पर जब मुस्लिम लीग ने अपने आप को उससे बाहर कर लिया तो स्ट्रेंथ बच गई 299। द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन प्रोविजन was reduced from 296 to 229 and those of the princely state from 93 to 70। तो और भी कम हो गई, मतलब 296 अब 299 हो गई, 296 से 229 हो गई। हाँ, और जो प्रिंसली स्टेट थे वो 93 से 70 हो गए, कुछ पाकिस्तान में चले गए होंगे। द स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द असेंबली ऑन दिसंबर 31, 1947, ये आगे टेबल में दे रखी है, ठीक है। अदर फंक्शंस परफॉर्म, मतलब कि जब नवंबर आते आते अपना जो संविधान है वो लागू जनवरी में हुआ था, तो नवंबर आते आते कुछ जो मुस्लिम लीग थी, कुछ जो प्रिंसली स्टेट थे, उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बाहर हो गए, अलग हो गए और पाकिस्तान वालों ने तो अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, ठीक है। उन्होंने इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं किया था। Other functions performed in addition to the making of the constitution and enacting of ordinary law, the constituent assembly also perform other function। इन दो फंक्शंस के अलावा भी जो असेंबली थी उसने काफ़ी अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म किए, जैसे कि इट रेक्टिफाई द इंडियंस मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। 1949 में जो असेंबली थी उसने मंजूर कर ली मेंबरशिप, किसमें, जो राष्ट्रमंडल होता है यानी कि कॉमनवेल्थ होता है उसमें, 1949 में। इट अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग, उसने अडॉप्ट किया जुलाई 22, 1947 को। नेशनल एंथम एक्सेप्ट किया जैन 24, 1950 को। नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया जैन 24, 1950 को, मतलब सेम डे। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग सेम डे अडॉप्ट हुए। और इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जैन 24, 1950, यानी कि तीनों काम एक ही तारीख को हुए थे। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे परमानेंट, बट उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्ट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट, बट अब क्या गया, उनको परमानेंट इलेक्ट कर दिया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 11 सेशंस ओवर 2 years, 11 month and 18 days। सो कितने दिन में बन के तैयार हुआ, 2 साल 11 महीने 18 दिन और 11 सेक्शंस हुए थे इसके अंदर। द कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स हैड गॉन थ्रू constitutions of about 60 countries and the draft constitution was considered for 114 days। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने देखो कितनी मेहनत करी, वो 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को उन्होंने देखा, समझा, उसमें से कुछ अच्छा निकाल के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, उसमें उनको लग गए 114 दिन।
द टोटल एक्सपेंडिचर जो आया था वो था 64 लाख रुपीज़। जनवरी 24 1950 यानी कि अपने रिपब्लिक डे के 2 दिन पहले द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इज फाइनल सेक्शन। सो उनका फाइनल सेक्शन हो गया था, मतलब लास्ट जो उनने सेशन लिया था, सब लोग मिले थे, बात की थी, तो वो था 24 जनवरी 1950 को। इट हाउएवर डिड नॉट एंड एंड कंटिन्यूड एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम Jan 26 1950 till the formation of new parliament after the first general election of 1951 to 52। 1951 से 52 को हुआ था अपना फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था। उससे पहले तक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने एज अ पार्लियामेंट्री काम किया था और 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया था। कमेटी बहुत सारी बनी थी उसके दौरान, सब कम्युनिटी ने अपने अलग अलग काम किए और उस काम का सराहना हमें देनी चाहिए, क्योंकि उस काम की वजह से हमारा क्या बन के आया, एक बहुत प्यारा बड़ा लंबा कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कम्युनिटी टू डील विद डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ठीक है, आउट ऑफ दिस 8 वर मेजर एंड अदर माइनस थी, जिसके नाम है जैसे कि यूनियन पावर कमेटी किसने संभाली, जवाहरलाल नेहरू ने। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू ने। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी सरदार पटेल ने। ड्राफ्टिंग कमेटी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बहुत बड़ा काम किया, मतलब उनने सारे कॉन्स्टिट्यूशन 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। ठीक है, तो बहुत बड़ा काम था ये, मतलब ड्राफ्ट इन द सेंस कि 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस वो गए, उनने पढ़ा, उनने समझा, उसकी कुछ अच्छी चीज़ें उनने निकाली और वो सब चीज़ों को एक साथ जोड़ा उनने, दैट इज़ ड्राफ्टिंग, जो कि करी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। इसलिए उनको हम ये नहीं कह सकते कि उनने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, बट हाँ उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, ये हम कह सकते हैं। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, और ये सब के लिए सरदार पटेल थे। सब कमेटी है फंडामेंटल राइट्स के लिए जेवी कृपलानी, माइनॉरिटीज़ के लिए HC मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया, उसके लिए थे गोपीनाथ बरदोई। दूसरे के JV ठाकर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स के लिए थे, इनका नाम ही नहीं है। रूल ऑफ प्रोसीजर कम्युनिटी के थे राजेंद्र प्रसाद, स्टेट कम्युनिटी के लिए थे जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी के लिए थे राजेंद्र प्रसाद। ये कुछ माइनॉरिटी कमेटी, इन कम्युनिटी को याद करना पड़ेगा भाई, कुछ नहीं कर सकते। माइनॉरिटी कमेटी थी जैसे कि फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्रेडिटल्स कमेटी अली आदिल कृष्णम स्वामी अयंगर, हाउस कमेटी बी पट्टाभी सीतारामैया, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी डॉक्टर KM मुंशी, एड होक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली JV मावलंकर, एड होक कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट S वरदचारी, नॉट एन असेंबली मेंबर, कम्युनिटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविजन B पट्टाभी सीतारामैया, एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन नलिंगराजन सरकार, लिंग्विस्टिक प्रोविजनल कमेटी SK धर, ये भी मेंबर नहीं थे असेंबली के। स्पेशल कमेटी और टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन आगे अपने जवाहरलाल नेहरू जी। एड होक कमेटी ऑन सिटीजनशिप S वरदचारी, ये भी क्या नहीं थे, असेंबली के मेंबर नहीं थे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी आती है वो होती है ड्राफ्टिंग कमेटी। अमंग ऑल द कमेटी द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि अगस्त 26 1947 को बनाई थी। इट वॉज दिस कमेटी दैट वॉज
untrusted with the task of preparing a draft of the new constitution। इस कम्युनिटी को सौंपा गया था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है उसका ड्राफ्ट आप तैयार करेंगे। इसमें 7 लोग थे। चेयरमैन थे अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। दूसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्दी कृष्णा स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सऊदुल्ला एंड एन माधव राव, जिसको रिप्लेस कर दिया था BL मिट्टर को। ये इनने रिज़ाइन कर दिया था, तो M माधव राव जी आए थे उसकी जगह पे, और TT कृष्णमाचारी आए थे किसकी जगह पे, DP खैतान की जगह पे, जो कि ख़त्म हो गए थे 1948 में। उनकी आत्मा की शांति के लिए। The drafting committee, after taking to consideration the proposal of the various committee, prepared the first draft of the Constitution of India, which was published Feb में पहला उनका क्या आया था ड्राफ्ट आया था 1948 में। The people of India were given 8 months to discuss the draft and proposes amendment। मतलब 8 महीने लग गए थे उस ड्राफ्ट को। लोगों ने क्या किया, सब लोगों ने उसको पढ़ा, उसके अंदर क्या सजेशन होने चाहिए वो दिए, उसके अंदर 8 महीने लग गए थे। इन द लाइट ऑफ द पब्लिक कमेंट, क्रिटिसिज्म एंड सजेशन, द ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर्ड अ सेकेंड ड्राफ्ट, जो कि अक्टूबर में पब्लिश किया गया 1948 में ही। ड्राफ्टिंग कमेटी टुक लेस देन 6 months to prepare its draft। it in all it set only 141 days। मतलब वो अपने अलग अलग ड्राफ्ट वो प्रिपेयर करते रहे और लोगों से सजेशंस लेते गए कि इसमें क्या कमी है, इसमें क्या सजेशंस आप दे सकते हैं, फिर जाके कहीं अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना है। इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब मैंने कहा ना कॉन्स्टिट्यूशन बन गो 26 Jan 1950 में। Dr. Bhimrao Ambedkar introduced the final draft of the Constitution in the Assembly on November 4, 1948 को final draft आ चुका था, first reading। The Assembly had a general discussion on it for the 5 days till 9 November 1948। तो 5 दिन तक मतलब उसके ऊपर डिस्कशन चली। सेकेंड रीडिंग क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन स्टार्टेड 15 नवंबर से स्टार्ट हुई और 17 अक्टूबर तक उसकी सेकेंड रीडिंग चली। ड्यूरिंग दिस स्टेज 7653 अमेंडमेंट हुए, 2473 एक्चुअली डिस्कस्ड, असेंबली में डिस्कस किए गए। थर्ड रीडिंग हुई 14 नवंबर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूव द मोशन द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। फिर उसका थर्ड के बाद क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट तैयार किया था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो पास हो गया। द मोशन ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन नवंबर 26 नवंबर को उसको पास कर दिया गया। रिसीव द सिग्नेचर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एंड द प्रेसिडेंट, वहाँ के जितने लोग थे उन लोगों ने उस पर साइन कर दिया कि धप्पा लगा दिया, हाँ भाई ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। 299 जो मेंबर थे उसमें से 284 ने ही साइन किया। दिस इज़ आल्सो द डेट मेंशन इन द प्रेम्बल में भी ये डेट जो है मेंशन है कब की, 26 नवंबर 49 की सॉरी, क्योंकि 50 में तो लागू हो गया था ना। दिस इज़ आल्सो द डेट मेंशन इन द प्रेम्बल हो गया। इन द कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड इनेक्टेड गिव द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडोप्टेड ऑन नवंबर, ये डेट दी है प्रेम्बल में। 395 आर्टिकल्स थे उस टाइम पे, अब और हो गए हैं। 8 शेड्यूल थे उस टाइम पे, अब 12 हो गए हैं। द प्रियम्बल वॉज इनेक्टेड आफ्टर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड। जब प्रियम्बल इनेक्ट हुआ, मतलब जब प्रियम्बल कब लाया गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बन चुका था उसके बाद प्रियम्बल को लाया गया। सो लेट्स प्रोसीड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द देन लॉ मिनिस्टर, piloted the draft constitution in the assembly. He took a very prominent part in the deliberation of assembly.
सो वे ऑल नो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उनका बहुत ज़्यादा प्रमुख रोल था अपने असेंबली के अंदर। वो हर चीज़ को बहुत डेलिब्रेशन के साथ बताते थे। जितने भी उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसकी हर एक जो भी उसके अंदर प्रोविजंस थे, जो भी उसके अंदर क्या बोलते हैं लॉज थे, वो सब चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से बताई, बहुत डिटेल में बताई। उनका बहुत प्रमुख रोल था। मतलब ही वॉज नोन फॉर हिज लॉजिकल फोर्सफुल एंड परसुएसिव आर्ग्यूमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली। वो मतलब एक इंसान होता है ना जो बहुत उभर के आता है, दैट वॉज द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत लॉजिकल, बहुत समझदार, और ऐसा नहीं कि मतलब नहीं होते पागल लोग जो हर किसी में झगड़ जाते हैं। ही वॉज नॉट लाइक दैट। बहुत लॉजिकल इंसान थे, बहुत फोर्सफुली, बहुत उनके जो आर्ग्यूमेंट होते हैं ना बहुत परसुएसिव होते थे। ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें पता है द ब्रिलियंट राइटर, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, अनडिस्प्यूट लीडर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द चीफ आर्टिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इनको कहा जाता है मॉडर्न मनु, इसको याद रख लेना। द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नवंबर को बन चुका था, 26 नवंबर को, तो उसको हमने तो लागू किया था जैन 26 को, बट नवंबर 26 को ही कुछ ऐसे प्रोविजंस थे वो लागू करवा दिए गए थे। जैसे कि था आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, मतलब ये जितने भी आर्टिकल्स हैं देख लेना, ये सब जो थे वो नवंबर की 26 को लागू हो गए थे। द रिमेनिंग प्रोविजंस थे वो 26 जनवरी को लागू कर दिए गए थे। इस डे को क्यों चुना गया? डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट कैसे, इसको हम लोग रिपब्लिक डे बोलते हैं, 26 जनवरी, आपको पता ही होगा। इसकी एक हिस्टोरिकल ना वो है इम्पोर्टेंस है। वो क्या थी? पूर्ण स्वराज, मतलब कि 1930 को दैट पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था? पूर्ण स्वराज की आवाज़ या फिर मांग जो कहते हैं वो उठाई थी 26 जनवरी को 1930 में। तो उसी चीज़ को और ज़्यादा क्या करने के लिए, और ज़्यादा मतलब वो हिस्टोरिकल मोमेंट याद रहे, पूर्ण स्वराज वाला, इसलिए हमने रिपब्लिक डे मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इस दिन लागू करवा दिया था लाहौर सेशन में, ठीक है, ऑफ द INC विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ हटाओ इसको, और कुछ काम का नहीं। Expert Committee of the Constitution. While election of the Constituent Assembly will still in progress, on July 8, 1946, the Congress Party, Indian National Congress, appointed an expert committee for the purpose of preparing material for the Constituent Assembly. This अच्छा एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी जिसके अंदर थे अपने जवाहरलाल नेहरू, KM मुंशी जी, N गोपाल स्वामी अयंगर और M शरफ अली, KT शाह, DR गदिल, हमयूनाम कबीर, K संतनाम. Later the chairman proposal it was resolved that Krishna Kripalani be cooperated as member of convener of the committee. तो जो थे ये कृष्णा कृपलानी वो संयोजक बन गए। द कमिटी हैज़ 2 सीटिंग, द फर्स्ट न्यू दिल्ली जुलाई 20 to 22 1946 में, एंड सेकेंड बॉम्बे 15 से 17 अगस्त 1946 में। तो मीटिंग हुई थी। अपार्ट फ्रॉम नंबर ऑफ नोट्स प्रिपेयर्ड बाय इट्स मेंबर, द कमिटी डिस्कस द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द क्वेश्चन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कमिटी एंड द ड्राफ्ट ऑफ द रेजोल्यूशन ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट टू बी मूव्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये तो कुछ भी नहीं है, किसी काम का नहीं है। क्रिटिसिज्म ये ज़रूरी है। क्रिटिसिज्म क्या हुआ अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके? पहला था नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी,
कैसे? द क्रिटिस हैज़ आर्ग्यूड दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी एज इट्स मेंबर वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो क्रिटिसिज्म वाले लोग होते हैं ना, जिनके पास कुछ काम नहीं होता, वही लोग, उनने कहा कि जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो डायरेक्टली मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होकर आए हैं, और किसके बेसिस पे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे। नॉट अ सोवरेन बॉडी, दैट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज नॉट अ सोवरेन बॉडी एज इट वॉज क्रिएटेड बाय द प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। कहते हैं कि वो सोवरेन बॉडी नहीं है क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो प्रपोजल आया था, यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान आया था, जिसकी वजह से वो बना, कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत हुई, इसलिए वो क्या है? सोवरेन बॉडी नहीं है। फर्दर दे सेड दैट द असेंबली हैज़ हेल्ड इट्स सेशन विद द परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जितने भी उनने सेशन करे उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की उनने परमिशन ली थी, ये उनका ऐसा मानना है। टाइम कंज्यूमिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक अनड्यूली, लहरों से क्या है, लॉन्ग टाइम टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि काफ़ी लंबा समय लगा, कि 2 साल 11 महीने 18 दिन, काफ़ी लंबा समय लगा उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। दे स्टार्टेड दैट द फ्रेमर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टुक ओनली 4 months टू कंप्लीट देयर वर्क इन दिस member of constitutional कहने उन्होंने कहा कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो 11 महीने में ही बन गया था, और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना उस पर बहुत ज़्यादा लंबा समय लगा। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, द क्रिटिस्ट असेंबली वॉज डोमिनेटेड, मतलब उसमें ज़्यादा लोग कांग्रेस के थे। जो अमेरिका के एक एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज वन पार्टी बॉडी, इज एसेंशियली वन पार्टी कंट्री, द असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया। उन्होंने कहा, जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे जो थे गर्विन ऑस्टिन, उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसमें ज़्यादा मेजोरिटी कांग्रेस की है, कांग्रेस का उसके डोमिनेशन है, और कांग्रेस ने पूरा अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो कांग्रेस ही पूरी इंडिया हो गई। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज इक्वल्स टू कांग्रेस और कांग्रेस इज इक्वल्स टू इंडिया, ऐसा। लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, मतलब उसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, तो उसकी जो लैंग्वेज भी है ना वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है, ये भी है। Constitution was dominated by the lawyer and politicians. They pointed out the other sections of the society was not sufficient representation. तो बाकी लोगों का लॉयर्स और उसमें पॉलिटिशियंस वो लोग ज़्यादा थे, बाकी लोगों का रिप्रेजेंटेशन कम था, और उसके अंदर जो लैंग्वेज है वो भी थोड़ी सी क्वाइट डिफ़िकल्ट सी है। डोमिनेशन ऑफ हिंदू ऐसा कहा गया उसमें। लॉर्ड विस्नोट-सैमन कॉल्ड बॉडी ऑफ हिंदूज सिमिलरली विस्टन इन, ये लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो सीधी सी बात थी, उसमें कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसमें हिंदू लोग ज़्यादा हैं। अब हिंदुस्तान में बनाओगे तो भाई हिंदू लोग ही होंगे ना, पागल लोग हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, एलिफेंट सिंबल था किसका? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। सर बी एन राव अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। HV किसके? असेंबली के। HVR अयंगर सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। SN मुखर्जी चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। प्रेम बिहारी नरीन रायचदा वॉज द कैलियोग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब याद रख लेना, इनका नाम ये इंपॉर्टेंट है। कैलियोग्राफर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हैंड राइटन बाय हिम following italic style. Original version was beautifully decorated by the artist Shanti Ketan, including Nand Lal Bose, Biogar Ram Noor Sinha. Biogar Ram Noor Sinha illustrated beautifully and ornamented the original preamble calligraphy by Prem Bihari Narsingh Rai Chada. कैलीग्राफी हिंदी वर्जन जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या था? वसंत कृष्ण वैद्य। एलिगेंटली डेकोरेटेड नंद लाल बोस। हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट
make any provision with respect to the authoritative text of constitution in हिंदी लैंग्वेज। ओरिजिनली हिंदी लैंग्वेज में अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, लेटर ये प्रोविज़न ऐड किया गया था इन रिगार्ड द 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987। This amendment inserted a new article that is 394 का A in the last of the constitution part 22। दिस आर्टिकल्स ये था कि प्रेजिडेंट शैल क्लॉज बी पनिश्ड बाय द अथॉरिटी। ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज ये उस आर्टिकल के अंदर ऐड किया गया। द मॉडिफिकेशन विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग it is conformity with the language style terminology adopted by the authoritative text of the central act in Hindi can made it। all amendment of the constitution made before the publication should be incorporated in it। the translation in Hindi every amendment of the constitution made in English। the translation of constitution and its every amendment published shall be constructed and have the same meaning as the original text in English। any difficulties arises in this matter the president can cause the Hindi text to be revised suitably। the translation of the constitution and every amendment published shall be deemed to be all purposes and authoritative text in India। तो ये सब चीज़ें जो कि इंडिया मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने हिंदी में भी ट्रांसलेट किया, पर जो भी ट्रांसलेशन थी उसकी हर एक लाइन, उसकी हर एक वर्ड वही होने चाहिए जो कि इंग्लिश में उसका मीनिंग निकला है, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या दिया है, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन December 31, 1947। ये सब लोग थे, मतलब मद्रास से, बॉम्बे, वेस्ट बंगाल, यूनाइटेड प्रोविजन जो अब यूपी बन चुका है, ईस्ट पंजाब, बिहार, सीपी, बेरार, असम, उड़ीसा, दिल्ली, अजमेर, मरवा एंड कुर्ग। इंडियन स्टेट यानी कि प्रिंसली स्टेट क्या थे, अलवर, बड़ौदा, भोपाल, बीकानेर, कोचिंग, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, कोल्हापुर, कोटा, मयूरभंज, मैसूर, पटियाला और भी हैं, ये पढ़ लेना भाई। सेशन देख लेना, 11 सेशंस हुए थे। कब कब हुए थे, पहला हुआ दिसंबर में, फिर हुआ जनवरी में, फिर हुआ अप्रैल, जुलाई, अगस्त, जैन, नवंबर, मई, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, ये सब चलता रहा। सो यहाँ पे होता है हमारा ये चैप्टर टन कंप्लीट। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।